हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 कवर करने वाले हैं। क्लास 7th की ये हिस्ट्री चलने वाली है स्टार्ट, क्योंकि 6 की हम लोगों ने अच्छे से कवर कर ली है। उसमें 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है वो आपका 7 जुलाई को होगा। और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर अभी से आप प्रयोज के सारे क्वेश्चन लगाने लगेंगे फिर आप लास्ट टाइम में थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप अच्छे से पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रयोज के क्वेश्चन लगाइए। जब आपका एग्जाम 1 मंथ बचे, यानी 1 महीने एग्जाम को बचे, तब आप प्रयोज के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिएगा। लेकिन उसके पहले आप प्रॉपर तरीके से पूरी थ्योरी पढ़िए, अच्छे से समझिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। सोशल साइंस की जो सोशल साइंस जो है काफ़ी सिलेबस इसका अप है। तो इसका आप जब आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आप क्वेश्चन कर लोगे, आपको मज़ा भी आएगा कम समय में। ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आप क्वेश्चन समझ लोगे। लेकिन वैसे ही क्वेश्चन आपको टू द वैसे ही क्वेश्चन उठा के एग्जाम में नहीं पूछता है कभी, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में जो अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ, ऐसा लगता है पूरा पैराग्राफ ही रख दिया गया है उठा के। ऐसा इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप थ्योरी कंप्लीट करोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लेते हो और आप समझते हो कि हमें एसएसटी में या सोशल साइंस में बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी। तो ये क्लास 7th की जो है हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 है, हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 6 की जो हिस्ट्री थी वो हम लोगों ने कवर कर लिए। इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सारी जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं 7th की जो हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 है। ऐसे ही करके हम लोग 8 की जो है हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पे चलेंगे क्लास 6 की। तो ऐसे ही हम सब लोग सारी जितने भी 6, 7, 8 की जो भी सोशल साइंस की बुकें हैं, ये आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। ये डेली क्लास जो आपको मिलती है, डेली 5 बजे मिलती है शाम को, तो आप ज़रूर अटेंड करिएगा। आपका सोशल साइंस में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि सोशल साइंस ही काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, 60 नंबर आते हैं। और पेपर 2 के लिए आपको सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें कहा गया है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका मानचित्र बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये जो मानचित्र बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और मानचित्र दिया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये मानचित्र है। अब इसके बारे में जो बात कही गई वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन चैप्टर के बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि एटलीस्ट चैप्टर में है क्या। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर हम लोग जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से कवर करना स्टार्ट करेंगे, यानी वहाँ से डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो मानचित्र जो 1 है और मानचित्र जो 2 है, उस पर नज़र डालिए। अभी मैंने आपको दोनों दिखा दिए मानचित्र। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने सन 1154 में बनवाया था, यानी जो अल इदरीसी थे उन्होंने बनवाया। यह जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया है। इसमें भारतीय महाद्वीप को दर्शाया गया है। मानचित्र जो अभी आपको मैंने दिखाया 2, ये वाला मानचित्र, इसमें क्या कहा गया है, इसमें फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनवाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके में हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका उस द्वीप उत्तर की तरफ है जहाँ के नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नई और पुरानी शब्दावली, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कोई भी हो, लैंग्वेज भी अगर है तो आपकी, तो बहुत टाइम बाद समय आता है, जब थोड़े टाइम बाद उसमें परिवर्तन आने लगता है, यानी बोलने में लोगों के थोड़ा बहुत चेंजमेंट उसमें शुरू हो जाता है। तो इस बारे में बात कही गई, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, यानी सब में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, यानी उसमें जो भाषा होती है, भाषा का बोलने का तरीका है, उसका अर्थ भी, उसको समझने का तो तौर तरीका, उसमें भी परिवर्तन आने लगता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं, इसमें भी परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी, आधुनिक
फारसी भाषा से भिन्न है। यानी जो मध्य युग में, यानी जो पुराने टाइम की फारसी थी और जो आज के टाइम की आधुनिक फारसी है, उसमें परिवर्तन है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल गए। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिहांज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया था, तो हिंदुस्तान का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हिंदुस्तान का शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो मिहांज, जो आपके थे मिहाज ए सिराज, इन्होंने शब्द पहली बार प्रयोग किया था हिंदुस्तान। ये यहाँ से क्वेश्चन बना है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसमें इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश जो था कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यानी जब 16वीं शताब्दी आई तो जो बाबर थे वहाँ के, मतलब जो भारत हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उपमहाद्वीप में जैसी मतलब भौगोलिक स्थिति थी, पशुपालन जो जैसे थे, जैसे लोग निवास करते थे, उनकी क्या संस्कृति रही, वहाँ पे क्या कल्चर था, तो उसको देख करके उस हिसाब से उन्होंने वर्णन किया जो बाबर थे 16वीं शताब्दी में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज मतलब जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों की कुछ अलग ही अर्थ थे। तो इतिहासकार जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई शब्द जोड़ दिया अपनी कहानी में या फिर जो भी आपने कविताएं लिखी हैं, तो जो भी आप लेख लिखे हैं, तो उसमें शब्दों का परिवर्तन हो जाता है अतीत में, तो सोच समझ के इतिहासकारों को जोड़ना होता था शब्द। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लीजिएगा, हमारे हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युगीन में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, अर्थ में भी परिवर्तन आता है और भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। जो उस समय समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसीलिए किसी नगर वासी के लिए नवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जात परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो ये परिवर्तन होता था, क्योंकि आप भी समझिए जैसे हिंदी जो है पहले जैसी बोली जाती थी, क्या अब वैसी बोली जाती, और जो अब बोली जा रही क्या इसके कुछ टाइम बाद ऐसी ही बोली जाएगी। परिवर्तन आता रहता है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आगे चलते हैं। इतिहासकार और उसके स्रोत क्या रहे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते थे और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे, यानी किसी न किसी माध्यम से ही वो खोज करेंगे। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल करने लगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। कागज का मूल्य जो था
इसके दो प्रसंगों दिए गए हैं, इसमें तुलना कही गई है, इसमें तुलना जो दी गई है, पहला इसमें 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। धीरे धीरे काम करने लगे। इस समय के दौरान हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। यानी जब उसकी आप कोई भी मार्केट में अगर कोई वस्तु है और उसकी कीमत मतलब कोई लोग कम प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसके धीरे धीरे वैल्यू जो है उसकी कम होती जाएगी, उसका रेट डाउन होता चला जाएगा। तो ऐसे ही कागज का भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों और वृतांत, संतों के लेखक तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अगर कहाँ पूछ लिया जाए रखा जाता था, तो पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। यानी एक साथ इनका प्रयोग करना कठिन था। आगे चलते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्राकृतिक बनाते थे। अगर आपसे कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। यानी किसी की भी अगर टू द कॉपी आप कर रहे हो तो इतना इजी नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग आगे चलते हैं। ये जो है वही रहता है कि जो व्यक्ति खुद की राइटिंग तो समझ जाएगा, लेकिन कभी कभी हम दूसरों की राइटिंग नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो यही बात इसमें भी कही गई है। आगे चलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की जो प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चले थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। यानी जब उनकी लिखावट हुई तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन करते गए। फिर एक टाइम ऐसा है कि दोनों सारी जो प्रतिलिपियां थी वो एक दूसरे से भिन्न हो गई। आगे चलते हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी अगर थोड़ा सा चेंजमेंट ना हो तो हम कोई भी उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम उससे कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन था। तो एक अगर जानकारी आपको चाहिए होती थी किसी चीज़ के बारे में, तो आपको सिर्फ वही बुक पढ़नी पड़ती थी। तो ये समस्या थोड़ा सा थी। आगे चलते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृतांत में संशोधन करते थे, यानी थोड़ा सा अपडेट उसमें लाते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृतांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसको 2 वर्ष बाद लिखा था। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों की पहली बार वाले वृतांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों से कहीं दबा पड़ा था। इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी। आगे चलते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक जो थे समूह, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भरी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के जो है दर्शन होते रहे, यानी समय समय पर परिवर्तन आता रहा। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल हुआ। इस तरह उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आए।
आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। यानी समय बदला, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, जो खान पान था उसमें भी परिवर्तन आया, जो प्रौद्योगिकी फसल उन लोगों में भी परिवर्तन आया, उनके विचारों में भी परिवर्तन आ गया। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। यानी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब में परिवर्तन आ गया। आगे चलते हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सब में परिवर्तन आ चुका था। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए थे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में आगे देखते हैं, जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र से निकला है। यानी जो राजपूत थे उनका जो नाम है राजपुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। जो राजपूत शब्द है पुराने टाइम में जो क्षत्रिय लोग थे उनके लिए प्रयोग में लाया जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों के आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग के राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कश्यप लिपिकों और मुंशियों के कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने उठाया था। तो इतने लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। आगे चलते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी और पूरे तौर पर हुआ। ठीक है। पर्यावरण में परिवर्तन कई कारण वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। यानी धीरे धीरे जब परिवर्तन होता गया तो कुछ लोगों को तो घर छोड़ना पड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने वहीं पे अपना खेत जोतना शुरू कर दिया, जमीन की जुताई करनी, और वहीं पे कृषक बन गए। ठीक है। उन्हें कर चुकाने पड़े और स्थानीय मालिक वर्ग के बेगार करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। यानी जब धीरे धीरे उसमें आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा, क्योंकि कुछ जरूरी तो नहीं सबकी फसल बराबर ही उगे, सब बराबर ही पैदावार हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा, मतलब कुछ ना कुछ अंतर रहा, तो आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलने लगा। आगे चलते हैं। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बट जाने और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यानी जैसे जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति होती गई, यानी जैसे बहुत जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी उनको ऊंचा दर्जा दे दिया गया, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उनको नीचा दर्जा मिलने लगा। तो ये भी परिवर्तन आपको देखने को मिलने लगे धीरे धीरे। आगे चलते हैं। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में जितनी सत्ता प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, उसी के आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। यानी इसमें यह नहीं था कि स्थायी रूप से हो। अगर आप जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो उसको नीचा दर्जा दिया जाता था, लेकिन जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती थी तो उसको भी ऊंचा दर्जा मिल जाता था। तो इसमें भी परिवर्तन होते रहते थे। इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो ये परिवर्तन भी होने लगे थे। आगे चलते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। यानी जैसी जो जातियां थी वो लोगों पे नियंत्रण करने के लिए स्वयं के नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े
बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों की जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियों का शासक होता था, मतलब शासन होता था। मिल मिला के वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, तो मुखिया जो थे उनका भी शासन होता था। अब हम चलते हैं क्षेत्र और साम्राज्य की तरफ। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बड़े बड़े राजाओं के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयाउद्दीन बलवर, जो आप मतलब 1266 और 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ है, और जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। इसी के अंतर्गत आपका दक्षिण भारत जो है वो भी आ जाता है। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्र के लोग उसकी सेना के आगे प्लान करते थे, यानी उसी की सेना के आगे वो आते जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इसका उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते थे। तो इस बारे में भी मतलब हुआ कि जो वहाँ के लोग थे उसी के अंतर्गत अपना पलायन भी करने लगे। अब हम लोग चलते हैं भाषा का, मतलब भाषा तथा क्षेत्र, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश का हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, ठीक, गुजरी, गोड़ी, अवधी, तो ये सब जब भाषाएं थी, अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है। तो जो आपकी संस्कृत भाषा है वो आपकी प्राचीन भाषा रही है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सन 700 तक कई क्षेत्र आपस मतलब अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी एक भाषा तथा संस्कृत विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राजाओं के बीच काफ़ी टकराइटें चलती रहती थी, यानी आपस में वो लड़ाइयाँ भी करने लगे थे। कभी कभी चोल, खिजली, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, यानी ये नहीं था कि हमेशा सफल ही हो पाते थे। आगे चलते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था। जब 18वीं सदी आई तो मुगल वंश जो था वो ढलान यानी उनका पतन होना शुरू हो चुका था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्राकृत जो थी वो बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उनकी कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं की कुछ एक दूसरे से विभिन्न और कुछ एक समान थी, यानी जो परंपराएं थी तो कुछ तो परिवर्तन होगा ही इसमें, लेकिन कुछ ऐसी थी जो समान रूप से एक ही थी। इन परंपराओं के कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासक, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृत तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर के सन 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृत एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। आगे चलते हैं। पुराने और नए धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पुराने धर्म और नए धर्म में क्या परिवर्तन आया। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे थे, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक सत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित
होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही उनकी अवस्थाओं में मतलब जो आस्थाएं थी उनकी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलने लगा। यानी जब लोग धीरे धीरे, जब उनका समाज जो था वहाँ से वो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होने लगा, तो जो उनकी भगवान के प्रति आस्थाएं थी या जो भी धर्मों मानते थे उसमें भी उनको धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलने लगा। आगे चलते हैं। आज हमें जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि, ये भी परिवर्तन देखने को मिले। आगे चलते हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा के चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। यानी जो ब्राह्मण लोग थे उन वो प्रतिष्ठित उनको माना जाता था, इसलिए उनका दबदबा और बढ़ गया। आगे चलते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्त की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तरह पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में पढ़ने को मिलेगा। आगे चलते हैं। यही वह युग था जिससे हम उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आवागमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल शताब्दी सदी में मतलब सातवीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो कुरान और शरीफ था ये कब आया था? ये सातवीं शताब्दी में आया था। आगे चलते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिनका प्रेम करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। यानी सबको एक समान वो मानते थे। कई शासक इस्लाम और उनके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। आगे चलते हैं। तो इस्लाम धर्म में भी परिवर्तन आपको काफ़ी देखने को मिला। इस्लाम के आरंभिक तौर पर इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। यानी जो इस्लाम धर्म का आरंभिक दौर पर जो धर्म का नेतृत्व करते थे उसको क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत जो थे कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहते थे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों का रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये रहा जो परिवर्तन हुआ इस्लामी धर्म में भी। अब चलते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी ये समय कैलेंडर घड़ी के अनुसार नहीं समझते थे। जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां होती थी उसी के हिसाब से वो परिवर्तन समझते थे। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों या युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो सकता है। यानी मतलब अगर समय कालों में बांट दिया जाए तो आपको अध्ययन करना थोड़ा इजी हो सकता है। आगे चलते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। जो अंग्रेज थे उन्होंने इतिहासकार को 3 युगों में बांटा। पहला आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। यानी जब इसमें बांट दिया गया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किसमें बटा? 19वीं सदी में बटा। अंग्रेजों ने बांटा इसको। और कितने युगों में बांटा गया? 3 में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आगे चलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 युगों में बांटा गया। इस दृष्टिकोण में इस
उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल का विभाजन जो आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक या सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपको जो इतिहास पढ़े थे उसके प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जो शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राजा और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास का कहा जाता है, यानी इस साल की जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें मध्यकालीन इतिहास उसको कहा जाता है। क्योंकि तो मतलब बुक भी समय समय के साथ अपडेट होती हैं, तो उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान कर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। आगे चलते हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्न थी। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जो मध्यकाल था उस टाइम लोग इतना नहीं जानते थे, तो इतना परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। यानी मतलब माना जाता है कि परिवर्तन नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं था, काफ़ी उस टाइम भी परिवर्तन हुए होंगे। आगे चलते हैं। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसमें यूरोप और व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक ये था। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन है। तो ये सारी मतलब बातें की गई इस टॉपिक के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मतलब समय और इतिहास में कालखंडों पर विचार करिए, यानी कालखंडों में कैसे डिवाइड किया गया, क्या क्या रहा, पुराने और नए धर्म क्या रहे, इसमें क्या परिवर्तन आया, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आपका भाषा तथा क्षेत्र में क्या था, इसके भी बारे में हम लोगों ने कवर किया। क्षेत्र और साम्राज्य में क्या परिवर्तन आया। तो ये सब में हम मतलब जो भी टॉपिक इससे रिलेटेड थे वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिए। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, इसमें भी परिवर्तन आया। तो जो ये चैप्टर था मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर नंबर जो 1 है क्लास 7th की हिस्ट्री है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी, अच्छे से मैं आपको मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस करने की भी कोशिश करती रहूँगी। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। जो भी सोशल साइंस की क्लासेस मतलब सोशल साइंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड करिएगा, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। देखिए अभी आपके पास टाइम है तो आप अभी थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 1 महीना या 1.5 महीना बचेगा तो आप थ्योरी पढ़ने नहीं बैठोगे, और तब थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप प्रीवियस के क्वेश्चन सारे अच्छे से लगाइए, आपका सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप सोशल साइंस कवर नहीं कर पाओगे। 60 नंबर का आता है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कल की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। आज ये चैप्टर नंबर 1 था, 7th की हिस्ट्री था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो ये टाइम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी CDP जो क्लास होती है वो आपको 3 बजे मिलती है, BPSC की क्लास आपको 2 बजे मिलती है। तो ये सारे टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।